सर्विसेज तो आप गूगल पर दिखेंगे। और उसके बाद वो आपको, ये हमने पिछले डेमो भी एक किया था, मैंने एक कॉल भी किया आपके सामने की थी, करके आपको दिखाई थी। तो अब मैं एक पहले अकाउंट खोलता हूँ। यानी हम सबसे पहले वो काम शुरू करते हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। यानी मैंने क्या क्या, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जी, आ जाए। सबसे पहले हमें ये रिसर्च करनी है कि हमें कौन सी स्किल्स हैं जिनमें कंपटीशन कम मिलेगा, ताकि हम पहली गिग्स उन्हीं कीवर्ड्स पे लगाएं। यानी हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कहाँ कंपटीशन कम मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम लोगो डिज़ाइन पे लगा देते हैं गिग, और जब आप लोगो डिज़ाइन की गिग लगाने जाते हैं और उसका कंपटीशन चेक करते हैं तो पता लगता है वहाँ पर 2,70,000 लोग ऑलरेडी पहले मौजूद हैं। यानी इतनी गिग्स उस पर पहले से लगी हुई हैं। यहाँ किसी के ऊपर 2 लाख गिग्स पहले से लगी हुई हैं, किसी पे 70,000 गिग्स पहले से लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन है। आपकी गिग तो लग जाएगी, गिग लगने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि आप कहाँ दिख कहाँ रहे होंगे। और अगर आप कहीं पर भी दिख नहीं रहे शुरू में, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर दूसरी बात यह है कि उस इतनी हाई कंपटीशन वाली गिग के ऊपर तो कंपटीशन इतना हाई है और उस पर लोग भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं कहूँगा कोई स्टूडेंट अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है और पीक सोल्यूशन में आ जाता है पढ़ाने के लिए, और एक टीचर और आता है जो कि 2012 से पढ़ा रहा है या 2015 से टीच कर रहा है, तो लाजमी बात है आप समझदार हैं कि कौन कंसीडर होगा ज़रा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उसकी प्राइस सूट नहीं करेगी इदारे को तो वो फ्रेशर को भी चांस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिटी पर जाना चाह रहे होंगे तो वो सबसे पहले यही देखेंगे कि इतनी देर से जो टीच कर रहा है हम उसको हायर करते हैं। इसी तरह जब हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उन्होंने यही देखना है कि भाई इतनी पुराना बंदा कौन है। चलो जी डेट का तो पता लग गया कि पुराना वो है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो काम भी कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उसके रिव्यूज़ को देखना है, कितने रिव्यूज़ उन्होंने लोगों ने उसको दिए हुए हैं। रिव्यूज़ उस वक्त देंगे जब कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, यानी जब किसी की बात बनेगी, काम कंप्लीट होगा, आप उससे रिव्यू लोगे कि भी मेरा काम कैसा था। तो अगर आप मिसाल के तौर पर आप आ जाते हो और अभी आपका तो अभी कोई रिव्यू नहीं है, इसलिए आपका क्लाइंट नहीं है। आपके क्लाइंट्स बनेंगे तो रिव्यूज़ आएंगे, और एक बंदा है जिसके 500 रिव्यूज़ हैं, किसी के 1000 रिव्यूज़ हैं, तो रिव्यूज़ की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी। अब उसके साथ जब आप पैरेलल खड़े होंगे तो लाजमी बात है वो उसको कंसीडर करेंगे जिसके इतने सारे रिव्यूज़ हैं। वो नए बंदे पर रिस्क तो नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो काम भी ऐसा ही होता है कि जी हमें 1 दिन में चाहिए, हमें 2 दिन में चाहिए, और 2 दिन के बाद अगर आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते किसी भी वजह से तो उसका तो नुकसान होगा। सो पॉइंट क्या है पहला डिस्कस जो मैं आपसे कर रहा हूँ, पहला पॉइंट ये है कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम बड़ी बड़ी गिग्स पे भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन हमें पहले ये, और एक और चीज़ याद रखिए कि आप 7 गिग्स लगा सकते हो एज ए फ्रेशर। अभी आप न्यू हो ना, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे कि जो सेलर्स हैं इधर वो कितनी तरह के होते हैं, मतलब उनकी टाइप्स कितनी हैं। मतलब एक इनिशियल लेवल का है, एक इसके बाद फिर लेवल 1 पर चले जाओगे, फिर 2 पर चले जाओगे, फिर एक्सपर्ट लेवल सेलर पर चले जाओगे। उन सब की गिग्स लगाने की तादाद डिफरेंट है। तो आप एज ए फ्रेशर जो है ना वो 7 गिग्स लगा सकते हो। यानी आपने बिल्कुल न्यू अभी आए हो तो हमने पहले 7 गिग्स लगानी है, तो उससे पहले हमने 1 गिग लगानी है, लेकिन उससे पहले हमने अपनी अच्छी सी रिसर्च करनी है, ताकि कोशिश करेंगे कि हमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। सो सबसे पहले हमें एक तो स्ट्रेटजी ये करनी है कि आज की क्लास के बाद जब आप अगली क्लास में यहाँ आएँ तो आप सब ने अपना फाइवर अकाउंट बना लेना है, बस सिर्फ इतना सा काम। ठीक है। फाइवर अकाउंट अभी मैं बताता हूँ किसी नए अकाउंट से, अपने जीमेल अकाउंट से, कि कैसे बनना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह आप किसी भी प्लेटफॉर्म को साइन अप करते हो उसी तरह आपने फाइवर को भी साइन अप कर लेना है। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ फेसबुक अकाउंट बनाओ तो साइन अप कर लेंगे, मैं आपसे कहूँ ट्विटर पे जाकर बनाओ तो आप ट्विटर को साइन अप करोगे। ऐसे ही है ना, साइन अप का ऑप्शन होता है ना पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा तो हमने उसे साइन अप करना है। लेकिन इस वक्त मैं एक बने हुए अकाउंट पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख रहा हूँ जी फाइवर। जी अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फाइवर पर आ रहे हैं, एक तो पहली बात देखें इसका नाम है फाइवर और इसके स्पेलिंग देखें जरा क्या लिखे हुए हैं।
FIVERR, ऐसे ही है ना। बेसिकली ये जब उन्होंने बनाया था तो ये $5 की रूल पे उन्होंने डिज़ाइन किया था कि भाई पहले कोई भी बंदा $5 के अगेंस्ट कोई काम करवा ले और कोई भी बंदा $5 के अगेंस्ट कोई काम कर दे, ठीक है। सो इसके नाम में RR क्यों आ रहा है भला, किसी को पता है इस बात का? मतलब 5 तो सिंगल आर से होता है ना, फाइवर तो सिंगल आर से होगा। बेसिकली इन्होंने एक डोमेन परचेज की हुई है। अब थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है। मतलब ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट जब हम लगाते हैं अपनी, जैसे आप डिज़ाइनर हो, आप कहते हो मैं भी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ अपनी, या अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप, तो आपको एक तो वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। वो तो कोई भी वेब डेवलपर आपको एक दफ़ा वेबसाइट बनाकर दे देगा। जैसे हम ये कहेंगे किसी ने ये बनाकर दे दी होगी इनको वेबसाइट एक दफ़ा, लेकिन ये वेबसाइट लाइव कहाँ पर है? ये तो इंटरनेट पर चल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्हें वहाँ से क्या परचेज करना है? इन्हें वहाँ से एक होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग का क्या मतलब होता है? होस्टिंग का मतलब जहां पर आपकी वेबसाइट चल रही है, यानी मैं कोई भी बंदा दुनिया में कहीं पर भी बैठकर एक एड्रेस लिखता है तो वेबसाइट खुल जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे कंप्यूटर से तो नहीं चल रही ना, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर से तो किसी के नहीं चल रही है। इसका मतलब क्या है, कोई मेन सर्वर लगा हुआ है कहीं पे, जहां पे जाकर आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जाता है और फिर वहां से आपकी वेबसाइट चलती है। तो हम वहां से स्पेस परचेज करते हैं। हम कहते हैं भाई हमें भी स्पेस दे दो ताकि हमारी वेबसाइट भी ऑनलाइन स्टोर हो जाए। तो ये जो हम स्पेस परचेज करते हैं इसे हम बोलते हैं होस्टिंग। स्पेस मिल गई हमें, यानी कि वेबसाइट जो मैंने डिजाइन करवाई हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मुझे जगह मिल गई है। जैसे आपका लैब में अकाउंट बना हुआ है तो वहां पर आपकी ड्राइव बनी होती है, शायद ऐसे ही है ना। तो आप उस ड्राइव में अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सेव कर रहे होते हो। जब आपका कोर्स खत्म होता है वो ड्राइव से डाटा खत्म कर देते हैं आपका, फिर दूसरे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाता है। तो एक किस्म की आपने क्या किया हुआ है, लैब में होस्टिंग बाय की हुई है अपनी, जो कोर्स की फीस दी हुई है, कोर्स की फीस देकर आपने होस्टिंग ली हुई है। सेम इसी तरह आप जब वेबसाइट लाइव करते हो तो आपको होस्टिंग परचेज करनी होती है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ होस्टिंग से काम नहीं चलेगा। अब वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं तो कोई उसका एड्रेस भी तो है, कोई उसका नाम भी तो है। जैसे अभी इस वेबसाइट का क्या नाम है, फाइवर, गूगल, याहू, पीक सॉल्यूशंस, तो ये नाम है ना सारे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें होस्टिंग के साथ साथ नाम भी खरीदना होता है, यानी हमने नाम भी खरीदना है। ये वेब सर्वर कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज हमें दे रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो हमें दो चीज़ें परचेज करनी है, नंबर 1 होस्टिंग एंड नंबर 2। सो ये जो फाइवर इन्होंने इस तरह RR के साथ नाम रखा है, बेसिकली जब इन्होंने होस्टिंग ली होगी और डोमेन परचेज की होगी तो हो सकता है कि इनके परचेज करने से पहले फाइवर किसी ने पहले से ही बाय कर लिया हो। तो कोई भी नाम ऑनलाइन वंस मिल सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ peaksolutions.com, तो अब कोई और साहब भी आए और वो कहें जी मैं भी peaksolution.com बाय कर लेता हूँ, तो उन्हें तो peaksolution.com नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये नाम एक दफ़ा लिया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये काम हो सकता है कि peaksolutions.org मिल सकती है, .net मिल सकती है, .pk मिल सकती है। अब ये जो डॉट के बाद आगे आ रहा है इसे हम बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। तो मुख्तलिफ डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन है वो .com की डोमेन होती है। यानी सबकी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई हमें पहले मरले में तो .com ही मिल जाए। दूसरे मरले में क्या होता है कि अगर आपकी सर्विसेज सिर्फ लोकल हैं, पाकिस्तान की हद तक हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं यार हमें इस तरह होना चाहिए कि हमें पीके की डोमेन मिल जाए। यानी मैं ये कहता हूँ भाई हम लोग जो है नजीब solutions.pk कि भाई मैं सिर्फ पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहा हूँ और कहीं दे ही नहीं रहा, तो मैं .pk ले लूँगा। लेकिन ये उस सूरत में लेंगे जब हमारी सर्विसेज सिर्फ लोकल होंगी। तो ये बीच में एक बात आई है कि मैं आपको बताऊँ कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कभी भी वेबसाइट बनाएंगे तो वेब डेवलपर को एक फ़ीस देंगे जो आपकी साइट बना देगा, बात ख़त्म होगी। उसके बाद आप डोमेन परचेज करोगे, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होती है, और आप एक होस्टिंग परचेज करो, यानी डोमेन भी आपको बाय करनी है, होस्टिंग भी आपको बाय करनी है, और उसमें आफ्टर 12 मंथ एक्सपायर हो जाना है। यानी इसकी लाइफ कितनी होती है, 12 मंथ्स की लाइफ होती है, ठीक है। हाँ, मैं खुद चाहूँ तो मैं कहूँ भाई मैं 2 साल के लिए परचेज कर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन है इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी लाइफ कितनी है, इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो जो देते हैं आपको सेल करते हैं, लाइफ टाइम नहीं होती बल्कि 1 साल के लिए, और 1 साल से कम भी नहीं ले सकते हम, और 1 साल से ज़्यादा 2-3 साल की ले सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम नहीं है ये, ठीक हो गया। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके नाम के साथ RR क्यों लगा हुआ है, ठीक है। कि जब इन्होंने डोमेन परचेज करनी होगी तो हो सकता है फाइवर सिंगल R वाला फाइवर किसी ने पहले से
परचेज कर लिया हो तो अवेलेबल ना हो, तो इसलिए उन्होंने इसके साथ डबल आर लगा लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम डोमेन्स को भी ले लेते हैं। अब जब हम फाइवर पर आए हैं तो यहाँ पर हमारे दो तरह के अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट को हम बोलते हैं बायर अकाउंट और एक अकाउंट को हम बोलते हैं सेलर अकाउंट। बिल्कुल ऐसी है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक खरीदार होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। आप जो लोग इस क्लास में बैठे हुए हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी स्किल को सेल करें तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए सेलर अकाउंट, और जिसको आपकी स्किल परचेज करनी है, जिसको आपकी स्किल की ज़रूरत है, जिसने अपना लोगो डिज़ाइन करवाना है, जिसने अपना बैकग्राउंड इरेज करवाना है, या कोई भी आपकी स्किल लेनी है, वो कौन है? बायर है। तो उसका यहां पर कौन सा अकाउंट होगा? बायर अकाउंट। फाइवर वाले दोनों को चार्ज करेंगे, आपको भी चार्ज करेंगे, सेलर को भी चार्ज करेंगे और बायर को भी चार्ज करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि वो कितना चार्ज करते हैं, ये बाद में हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं सिंपल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अकाउंट की टाइप कितनी होगी? दो तरह के अकाउंट्स हो गए, एक सेलर अकाउंट और एक बायर अकाउंट, ठीक है। अब अगर ऑनेस्टली हम देखें तो हमें जाना कहां पर है? सीधा स्विच कर जाना चाहिए सेलर पे? नो, अभी नहीं जाना, ठीक है। अभी क्या बनना है हमने? अब हमने समझना चीजों को पहले। देखिए, अगर मुझे नहीं पता कि भाई सेलर जो वो कर क्या रहे हैं तो मैं कैसे काम करूंगा? फिर पहले मुझे ये देखना है कि सेलर कैसे काम करने लगा हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि जब भी आपने किसी नए बिजनेस में आना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो बिजनेस चल रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो अभी आपने ये देखना है, अभी आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी देखनी है कि जो ग्राफिक डिजाइनर वाले सेलर्स हैं वो चीज़ों को कैसे सेल करते हैं, यानी वो अपनी स्किल को कैसे सेल कर रहे हैं। वो लोगो डिज़ाइन बेच रहे हैं, वो क्या क्या बेचने लगे हुए हैं और किस किस तरह बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं। जब वो अपनी गिग लगाते हैं तो उसका टाइटल कैसा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, और उसमें तस्वीरें भी लगी होती हैं, पोर्टफोलियो, यानी ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद रेट की बात आ जाती है। आप कहते हो भाई लोगो डिज़ाइन लगाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोगो डिज़ाइन लोग जो दे रहे हैं वो कितने दिनों में ये सर्विस देते हैं, कितने घंटों की सर्विस ऑफर करते हैं, पैसे कितने ले रहे हैं वो, ताकि हम भी उसी तरह कर सकें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में हमें क्या बन जाना है? चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या बन जाना है? बायर बन जाना है, ठीक है। खरीदार बन के हम सारा फाइवर की स्टडी करते हैं पहले कि भाई लोग किस तरह यहाँ पर चीज़ें बेचने लगे हैं। जब हमें उनकी सारी साइंस समझ में आएगी तो फिर हम सेल करना शुरू कर देंगे खुद से, बजाय इसके कि हम अलहदा से बैठे हों और अपने ही माइंड के मुताबिक चीज़ों के रेट लगा रहे हों, अपने ही स्टाइल से चीज़ों को लिख रहे हों। तो इसका क्या मतलब होगा कि हम फाइवर फ्रेंडली काम तो नहीं कर रहे ना। मतलब फाइवर पे जो लोग काम कर रहे हैं हमें तो उनके साथ मुकाबला करना है। हमें लोकल बिजनेस, जब हम फाइवर पर हैं तो फिर हमें लोकल बिजनेसमैन से भी मुकाबला नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई लोअर माल पर 5-6 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो कोई भी लोगो डिज़ाइन जो है ना वो 4000 में करके दे रही है, सपोज करते हैं। आप आ जाते हैं बीच में, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो बाकी का क्या रेट चलने लगा हुआ है, आप कैसे रेट, आप मिसाल के आप 8000 रुपया लगा देते हो तो वो कहेगा कि भाई ये क्या कर रहा है इतना महंगा, मैं सस्ते वाले से काम करा लेता हूँ। और अगर आप 500 रुपये का बना देते हो तो कहेगा यार इसको तो लगता है काम नहीं आता करना, इतना सस्ता करके दे रहा है। यानी हमें क्या करनी है? एनालिसिस करनी है कि हो क्या रहा है। इसका तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले आप क्या बन जाओ? बायर बन जाओ। लोकली भी इसी तरह कॉल करके लोगों को देख लें कि जी हमें ये डिज़ाइन करवाना है, अपने लिए पूछें, किसी के लिए पूछें, हमें ये चीज़ डिज़ाइन करवानी है, कितने में हो जाएगी। कोटेशन मांग लें उससे। कोटेशन मांगेंगे तो क्या होगा? कोटेशन लिखने का तरीका भी आ जाएगा। 5-6 कोटेशन आएंगी, उनको देख के समझ आ जाएगी ना कि आपने जब किसी को कोटेशन देनी है तो वो कैसी देनी है, क्योंकि वो प्रोफेशनल से आप ले रहे हो ना, किसी टीचर से तो नहीं ले रहे हो, एकेडमी में भी नहीं पढ़ा हुआ, कोर्स में भी नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि वो तो आपने एक प्रोफेशनल कोटेशन ली है। तो 5-6 कोटेशन जब आपके पास आएंगी तो आपको सारी साइंस समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि भाई दो अकाउंट्स हैं। एक कौन सा है? बायर। जब भी आप इस पर आओगे तो आपका जो पहला अकाउंट होगा वो बायर होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है? स्विच टू, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने सेलिंग में जाके कुछ करना होगा तो हम सेलिंग में जाएंगे, लेकिन हमारा जो पहला अकाउंट है वो कौन सा है? बायर अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर कितना कुछ आ रहा है, आ रहा है। और इसमें आई थिंक तो कुछ थोड़ा सा आपसे रिलेटेड ये वाला पार्ट है जिस लेवल की आपने डिजाइनिंग की हुई है, ठीक है। आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? रियल इस्टेट प्रोमोज।
रियल स्टेट प्रोमो का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर किसी का रियल स्टेट का चैनल है या रियल स्टेट का बिजनेस है, वो अपने चैनल के ऊपर वीडियोस तो लगाता ही है, लेकिन वो अपने प्रोमोज भी बनाकर लगाना चाहता है, छोटे छोटे 10 सेकंड का हो सकता है, 15 सेकंड का हो सकता है, तो क्या आप उसको बनाकर दे सकते हैं? इसमें जाए अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए। आपने क्या करना है, आपने पहले ये देखना है कि क्या रियल स्टेट प्रोमोज कोई बंदा ये ऑफर करने लगा हुआ है, जो ऑफर कर रहा है वो कैसे ऑफर कर रहा है, उसके डिज़ाइन भी देख लें, उसके रेट्स भी देख लें, उसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लें, उसके कीवर्ड्स भी देख लें। अभी हम इस चीज़ों को देखते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी, देखें इसमें भी कितना कुछ है। ये सब वो है स्किल जो आपकी स्किल है, इन सब स्किल्स में आपकी स्किल है। और मैं सबसे पहले उस स्किल पे क्लिक करने लगा हूं जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, जिसपे इस पे क्या लिखा हुआ है जी, लोगो डिज़ाइन। मैं इस पर क्लिक करता हूं जी, आ गया। जब बाकी चीजें छोड़ दें और सिर्फ ये वैल्यू पढ़ लें, 3,01,000 सर्विसेज अवेलेबल। इसका क्या मतलब है, गिग्स अवेलेबल। मतलब तो यही हुआ ना कि इतने लोगों ने, 3 लाख लोगों ने, और मैं अभी पिछली क्लास जब 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ा रहा था तो ये 270 थी, 260 थी या 270 थी। तो क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है सर्विसेज डे बाई डे, इस पे बहुत स्पीड से सर्विसेज बढ़ रही हैं। नो डाउट इस पे काम भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले नीचे आ जाते हैं ज़रा जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, 4.9 1K प्लस 4.9 1K प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं किसी एक पर, ठीक है। ये बातें आपको इससे नहीं बता रहा कि आप डर जाएं कि यार ये क्या है, ये तो मुश्किल काम है, छोड़ो बुरा इसको। हाँ, इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें कहाँ से काम शुरू करना है, ठीक है। जब आपके पास कोई ऑर्डर्स आ जाएंगे तो हम इसकी गिग्स भी लगाएं, लेकिन हमें पहले फेज में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए रिव्यूज़। हमें कंप्लीटेड टास्क चाहिए कुछ अपने, कि भाई हम जितना जल्दी हो सके कोई ऑर्डर पिक करें और उसको कंप्लीट करें, और अच्छे तरीके से जब हम कंप्लीट करें तो जो हमारा क्लाइंट है वो हमें अच्छा रिव्यू दे। जब वो एक अच्छा रिव्यू आपको मिल जाएगा तो वो आपको बेनिफिट देगा आगे जंप करने में। जब एक से ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आपको मिले होंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिए यहाँ पर हम आगे पढ़िए ज़रा, 329 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि भाई ये जो भाई साहब हैं इनके पास, एक तो उन्होंने लिखा है कि 18,000 इनके पास रिव्यूज 1000 प्लस थे। हाँ, इतने इनको रिव्यूज मिले हुए हैं, इतना इन्होंने काम कर लिया अभी तक। हाँ, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 329 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है कि भाई इसके पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं जिन पे ये इस वक्त काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप 4 दिनों के बाद इसी बंदे को देखो और उसमें से इसके 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए होंगे तो ये यहां से माइनस होकर दिखा रहा होगा आपको फाइवर। मेरी बात समझ में आ गई है, यानी ये बता रहा है इस वक्त। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाली जो गिग है इस पे बिजनेस, मतलब पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ में आती है कि इस पे बहुत बिजनेस है, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और इसके ऊपर खड़ा कौन हो रहा है, इस पर खड़ा वही बंदा हो रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास रिव्यूज हैं। और लाजमी बात है कि आप जब अपनी गिग लगाओगे तो आप जब ऊपर लेकर आओगे, गिग आपकी जब ऊपर आती है किसी भी वजह से ऊपर आएगी, रैंक करेगी। जितनी अच्छी गिग लिखेंगे उसके रैंक करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी आपको कंसीडर कब करेगा, कंसीडर तो उसी वक्त करेगा जब आप एक तो ऑर्डर्स पे काम कर रहे होंगे, कुछ ऑर्डर्स पे काम भी हो रहा होगा और आपके पास रिव्यूज भी होंगे। तो अगर आपके पास एक भी रिव्यू नहीं होगा तो कोई भी बंदा हेजिटेट करेगा कि भाई ये तो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है, तो इसको अगर मैं अभी काम देता हूँ तो पता नहीं इन टाइम, उस टाइम ब्रैकेट में मेरा काम खत्म भी हो पाएगा कि खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर होगा ना उसमें, ठीक है। यानी एक चीज़ अभी हमने ये देखी है। उसके बाद जरा इस गिग को देखें, ये गिग कैसे लिखी जाती है ये समझ लेते हैं पहले। हाँ, थोड़ा सा इसका आइडिया भी लेते हैं। गिग लिखेंगे भी यहाँ पर, एक क्लासरूम में एक ग्राफिक की गिग मैं बनवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है।
अच्छा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आई विल डू मॉडर्न लाइन आर्ट टेक्स्ट ऑन बैज लोगो डिजाइन। ठीक है, कहता है जी मैं मॉडर्न लाइन आर्ट टेक्स्ट भी करता हूँ और बैज लोगो डिजाइन भी करता हूँ। ये उसने अपना टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल कोई बहुत बड़ा नहीं हम लिख सकते, बहुत लिमिटेड हद तक होता है। सो टाइटल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। हमने लोगो डिजाइन लिखा है और ये उसका टाइटल है। उसके बाद नीचे आए अगर हम देखें तो नीचे कुछ इमेजेस आ रहे हैं हमारे पास। अब इस इमेजेस में क्या होना चाहिए, इन इमेजेस में एक इमेज तो आपका सेल इमेज होना चाहिए एज ए सेलर, कि भाई आप क्या बेच रहे हैं, आपकी ऑफर क्या है। जब हम कोई चीज़ बेचने के लिए जाते हैं तो लाजमी बात है हमारी एडवर्टीजमेंट पर हमारी ऑफर नजर आनी चाहिए ना, कि हमारी ऑफर क्या है। यानी पहला इमेज तो हमारा ऐसा होना चाहिए और इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ हो, क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं, क्योंकि बाई चांस आप डिज़ाइनर हैं, आप सेल भी डिज़ाइन कर रहे हैं, आप खुद भी डिज़ाइनर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पहला इमेज है उसी से आपने कैप्चर करना है अपने क्लाइंट को, कि वो आपके डिज़ाइन को देखकर उसको ऐसे लगे कि ये बहुत एक्सपर्ट किस्म का कोई डिज़ाइनर है। पहला इमेज, और उस इमेज के ऊपर ही आपकी ऑफर भी होगी जो आप ऑफर दे रहे हो, पहला इमेज। ठीक है, उसके बाद आगे चलें जरा, देखें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोगोज नज़र आ रहे हैं आपको जिन जिन पे उसने काम किया हुआ है। यानी एक इमेज में आपने क्या किया है, अपनी जो सेल कर रहे हो चीज़ उसकी ऑफर लिखी है उसने सबसे पहले। जैसे कॉलेज के बाद बैनर लगा होता है कि भाई एडमिशन ओपन हो चुके हैं इस कोर्स में, इस कोर्स में, इस कोर्स में। ठीक है, उसके बाद अगले जो इमेजेस हैं वो किस चीज़ के इमेजेस हैं, आपके काम के इमेजेस हैं, जो आपने काम किए हुए हैं, जिस जिस तरह के काम किए हैं आगे आपने वो वाले इमेजेस ऐड कर दिए। और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है, अबाउट द गिग, मतलब ये गिग के मुतालिक बता रहा है कि ये गिग क्या चीज है, ये आपने जरूर पढ़ना है सबसे पहले। और ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है जी, माई रिसेंट वर्क सैंपल्स। ठीक, देखते हैं ये क्या है, कहां लेकर जा रहा है। मैं इसको भी क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं। मैं ये इस यूआरएल पे ले आया हूं, मैं जो भी उसने यूआरएल दिया था मैंने लिख दिया। क्या किया उसने, अपना काम, सारा काम यहां पर उसने अपना अपलोड किया हुआ है। कहता मेरे काम देखने हैं मेरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपको और जगह भी मिल गई। Behance एक जगह हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक फ्लिकर है, यहां पर जाकर भी आपने जो जो आप कहते हैं ना हमने असाइनमेंट्स बनाई हैं, और जो और अच्छी असाइनमेंट्स आप बनाना चाहते हैं, वो जो जो काम करते जा रहे हैं यहां पर जाकर अपलोड करते जाएं, ताकि किसी भी बंदे को जब आपने दिखाना हो कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, आप क्या कर चुके हो, आप क्या कर सकते हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे लाकर उसको दिखाएं। कुछ Behance पे लाकर अपलोड कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी आपको साइन अप होना है। ऐसे ही है, यानी एक मैंने आपसे कहा पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे Behance के नाम से, उधर जाएं, उधर भी साइन अप हो। अब ये और ये अलग-अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको यहां से भी बिजनेस मिल सकता है, इन जगहों से भी बिजनेस मिल सकता है। लोग डायरेक्ट इधर से भी आपका काम देखेंगे और इधर से आपसे कांटेक्ट करेंगे। यानी एक फ्लिकर आ गया और एक अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक Behance और एक फ्लिकर, इन दोनों पे जाकर भी आप लोग साइन अप हो। अब ये बात याद रखेंगे, हमारे 12 सेशन का एक पूरा सेशन है जिसमें 12 हमारे डेली सेशंस होंगे, क्लासरूम सेशन हैं। तो उसमें जो जो मैं कहता हूँ अगर आप वो करते जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप उसको कंबाइन करते जाएंगे कि आफ्टर 12th लेक्चर हम सब कुछ एक्सपोज करेंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा। मतलब सारे काम साथ साथ करने शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा था लोगो डिज़ाइन करें, एक स्टूडेंट ने मुझे लोगो, आप में से मौजूद है जिन्होंने भेजा हुआ है, आपने भेजा था, वेरी गुड, ठीक है। और तो किसी ने मुझे कोई टास्क आपने भेजे, बनाया, भेजा नहीं आपने, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जितना काम साथ साथ करेंगे ना उसका आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप काम इकट्ठा कर लेंगे ना तो वो फिर एक क्लासरूम असाइनमेंट ही रह जाएगी, ठीक है, कि आपके ऊपर बर्डन होगा कि भाई कोर्स था तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको आप ये ना समझें कि रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिस की होगी। रियल लाइफ में फिर प्रैक्टिस नहीं होगी, वो तो आप एक लोड लेके काम करेंगे फिर कि भाई 12वें लेक्चर के बाद इतनी सारी चीज़ करनी है, ये सारे काम करने हैं, बस जल्दी कर लें, आखिरी तारीख कौन सी है, एक दिन और पढ़ा दें, ऐसे ही होता है ना। वो फिर वो आप लोड लेके काम कर रहे होंगे, वो आप प्रैक्टिकल काम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ पूछ पाछ के कर लेंगे, कुछ दोस्तों से करेंगे, किसी ने कर लिया होगा उससे शेयर कर लेंगे, उसका फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को अभी पैरेलल साथ लेकर चले तो फ़ायदा होगा। यानी अभी हम कर क्या रहे हैं, करने को मैंने क्या कहा, अभी मैंने बहुत कुछ करने को भी नहीं कहा। अब मैंने कहा फ्लिकर पर जाएं, अपना साइन अप करो, बिल्कुल जैसे फेसबुक पे साइन अप हो जाता है, हो जाएगा।
Behance पर जाएं, वहां पर साइन अप करें, देखें वहां पर आप, और आपने जो जो असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं वहां पर लगाएं, उनकी क्वालिटी को और बेहतर करके वहां पर उन्हें अपलोड कर दें अपनी असाइनमेंट्स को। और जिस प्लेटफॉर्म पर भी जाएं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट जरूर करें, कभी भी इनकम्प्लीट प्रोफाइल के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठना आपने, ठीक है, क्योंकि आप अपनी चीजें दिखा रहे हैं। तो जब आप अपनी चीजें दिखा रहे हैं तो किसी ने आपको देखना है आप हैं कौन, तो वो कहेगा ये तो इसने तो इन्फॉर्मेशन, तस्वीर भी नहीं अपनी लगाई हुई, अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया हुआ, एड्रेस भी नहीं दिया हुआ, ये तो कोई फेक एक्टिविटी कर रहा है। सो अपनी प्रोफाइल हमेशा मुकम्मल करें, वो प्लेटफॉर्म की भी आप पर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई ये वाकई एग्जिस्ट करता है, ये जो यहाँ पर जो मौजूद है ये बंदा एग्जिस्ट करता है, और उस प्लेटफॉर्म पर लोग आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। चलिए जी वापस आ जाएं इधर और नीचे आते हैं, ये उसके मुतालिक आ रहा है। अभी हमें पता लग गया ये कहां से है, ठीक है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है इसका, 5 आवर्स है। मेंबर सिंस 2016 से, ये भी मैंने आपको एक केस खोल कर दिखाया। अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले तो आपने ये देखना है, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, आपने ये देखना है कौन कौन से लोग कितनी कितनी देर में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। कि ये बंदा 2016 से है, आपने देखना है कोई बंदा आपको 2022 का नहीं मिलता, पहले पेज पर, दूसरे पेज पर चले जाएं, तीसरे पेज पर जाकर देखें और देखें उसके पास रिव्यूज कितने हैं, क्या उसके पास कोई ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, वो कब से काम कर रहा है, तो आपको अंदाजा हो कि आपको कितनी स्ट्रगल इसमें करनी है जी। लास्ट डिलीवरी देखिए ये क्या लिखा हुआ है जी, लास्ट डिलीवरी कब दिया इसने, अबाउट 25 मिनट्स अगो। तो इसके पास काफी सारे ऑर्डर्स हैं, ये काम पे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि इसने भी इतने सारे आ भी रहे थे, कितने आ रहे थे पेंडिंग इसके, इसका मतलब क्या होगा कि ये अबाउट, ये अकेला काम नहीं कर रहा होगा, है ना, ऐसे ही है ना, इसलिए टीम को लेकर चल रहा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा इतने सारे ऑर्डर्स को अकेला बैठ के मैनेज कर रहा होगा, तो इसने फिर टीम भी बना ली होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी अपनी टीम बना सकते हैं, पहले इंडिविजुअल शुरू करें, उसके बाद जिसका क्लिक कर जाता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर मिलके काम करना शुरू कर दें, साथ पैरेलल अपना भी चलाते हैं साथ साथ, मतलब फिर ये टीम वर्क, और ये टीम वर्क के तौर पर चल रहा होता है। ये भी हो सकता है कि जिस बंदे का अकाउंट हो, ठीक है, उसको ग्राफिक्स भी ना आती हो, बल्कि वो कर क्या रहा होगा, हायर करके लोगों को काम करने लगा होगा, मतलब ये वाली साइंस भी है। एम्प्लॉयर हो, मतलब जरूरी तो नहीं है कि जिसने स्कूल खोला हुआ है उसको बायो भी आती है तो उसको केमिस्ट्री भी आती है। जिसने जो बिजनेस शुरू किया उसने आगे से टीम रखी हुई है जो ये काम करने लगी हुई है। मोस्टली जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है। उस कम्युनिकेशन स्किल में कुछ आईटी स्किल्स होती हैं और इंग्लिश की स्किल होती है। तो जिन लोगों की ये स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि जब आपने अब्रॉड काम करना है, ओवरसीज काम करना है, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने तो आपसे बातचीत करनी है ना, कम्युनिकेशन करनी है। आप सबसे अहम बात क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपको पढ़ाने वाला बहुत स्किल्ड आदमी हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड पर्सन, उसके पास कुछ गोल्ड मेडल भी हो, हाँ जनाब उसको गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल भी दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाने का आर्ट ना आता हो, तो आपके लिए तो वो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से जो फ्रीलांसिंग स्किल्स में है, एक बंदा जो है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो उसे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता हो। बेशक वो उसके बाद स्किल ना हो, स्किल करने के लिए उसने 7 बंदे लेफ्ट राइट पे बिठाए हों कि भाई जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर्स वो कर रहा होगा टेक्निकली, लेकिन वो इतना होशियार है कि वो बात कर सकता है किसी से। तो आपको एक तो टूल्स के ऊपर भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जूम, गूगल मीट, ठीक है, ये जितने भी हैं। अब इसमें एक्सपर्टीज कैसे लाएं, यूज किया है कि भाई आप लोगों ने खुद से जूम आपने किया हुआ है, खुद से क्लासेस के लिए किया हुआ है आप लोगों ने, इसका तरीका मैं आपको बता, ये अभी जितनी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सबको आप अभी से शुरू करो। कैसे करें, किसी ने भी आपके साथ जूम पर आना है, किसी ने भी आपके साथ गूगल मीट पर आ जाना होगा, ठीक है। एक और भी अल्टरनेट है हमारे पास वर्डप्रेस का, क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन से नाम निकला हुआ उसका, नहीं मेरे से अनइंस्टॉल भी हुआ है। जब वर्डप्रेस में कुछ इशू भी आया था हमारे पास, तो वो आया था, क्या था, चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ, मेरे ज़हन से भी नाम निकला हुआ इसको। तो बाहर के लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें यानी आपके जितने भी टूल्स हैं ना, स्किल कम्युनिकेट करने वाले जितने भी टूल्स हैं, उन सब टूल्स पे आपकी स्किल होनी चाहिए। क्योंकि मिसाल के तौर पर आपका कोई क्लाइंट अगर आपको ये कह दें कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए बात कर लेते हैं,
तो अगर वो आपने प्लेटफॉर्म पहले से एक्सपोज ही नहीं किया हुआ, अगर उस प्लेटफॉर्म को ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप पहले मरले में क्या करें, गूगल मीट और जूम, क्लासरूम के सब स्टूडेंट, जैसे फीमेल्स का एक ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो आप लोग जूम के सेशंस करें एक दूसरे के साथ, मतलब एक जूम की मीटिंग कॉल किया करें, उसमें सारी स्टूडेंट्स इकट्ठे आ जाएं और डिस्कशंस करें, जनरल डिस्कशन करें, फ्रीलांसिंग डिस्कशंस करें, आप में से कोई बंदा सेलर बन जाए, कोई बायर बन जाए, इस तरीके से गुफ्तगू करें ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसे किसी तरह आप लोग भी ऐसे ही करें, आप भी सेलर और बायर बन के गुफ्तगू करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने कैसे आगे चलना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये भी आपने साथ पढ़ लिया, इंजॉयमेंट करने के लिए भाई जूम इंस्टॉल करो, किसी दिन कोई मीटिंग इनवाइट कर लेता है, किसी दिन कोई मीटिंग, ताकि आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके सारे टूल्स का पता हो, उसकी एक एक ऑप्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज पिछले दिनों में तो स्कूलों में ही काम हो रहा था सारे का सारा, तो वो आपके लेक्चर्स होते ही जूम पर थे और गूगल मीट पर ही क्लासेस चल रही थी, तो ये चीज़ें तो ऐसे ही होंगी। आ जाए ज़रा वापस इस पर, चलें अब जरा कुछ और देखते हैं स्किल, कोई हल्की फुल्की सी स्किल देखने की कोशिश करते हैं। आइकॉन डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, जी अच्छा, फ्लायर डिज़ाइन, इमेज एडिटर, यहाँ पर लिखते हैं जी, ये देखिए ये वाले कुछ और भी आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं जिसमें कंपटीशन क्या है, जरा कम हो गया थोड़ा सा, उसकी निस्बत कम हो गया, लेकिन अभी आपको इससे भी कम ढूंढना है पहली गिग लगाने के लिए। कितने हो गए जी, 21,000। अब आपने क्या करना है, इसको भी, ये सबको पता है ना यूट्यूब थंबनेल, सबको पता होगा, और आप लोग डिज़ाइनर हैं, इसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस पे काम करने लगे हुए हैं, और आप एनिमेशन का काम भी करते हैं, तो आप अगर किसी यूट्यूब वाले को अपना क्लाइंट बना लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उससे आपको एनिमेशन का काम भी मिल सकता है, फिर बाद में प्रोमोज का काम भी उसी से मिल सकता है, क्योंकि वो आपसे करवाई यूट्यूब थंबनेल रहा है अपना। उसके बाद आए जरा कोई आसान सा काम देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ जी, बैकग्राउंड रिमूवल फ्रॉम इमेज, ये करके देखते हैं इसमें कितना कंपटीशन है, इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है। फेस लिखें जरा, आप मुझे कुछ बताओ ना यार, आप डिजाइनिंग आपकी स्किल है, मुझे अंदाजा नहीं आपके क्या क्या और काम आप लोग एक्सपर्ट हो। वेक्टर वेक्टर ट्रेसिंग, चलो जी, अच्छा क्या हो गया, चलो जी, मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग, और ऊपर आ रही है वेक्टर ट्रेसिंग, इस पर क्लिक करते हैं जी। पहले एक मैनुअल है, अब इसमें देखिए कितना कम कंपटीशन हो गया है। हाँ, अब सिर्फ कंपटीशन कम नहीं देखना, आपने उसकी गिग्स को भी स्टडी करना है, फिर ये ना हो कि आप ही गिग लगा के बैठ जाए और उस पर कुछ हो भी ना, मतलब उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलना हो, ये भी चेक करना है आपने कि लो कंपटीशन है तो क्या वो जो लो कंपटीशन में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये लिया है, ये देखें जरा, इसको 306 रिव्यूज हैं इसके पास, इसका मतलब क्या हुआ, लोग रिव्यूज दे रहे हैं तो बिजनेस दे रहे हैं। नहीं, इसी पे क्लिक करता हूं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लेवल 2 सेलर है ये, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये इस काम से भी आगे गया हुआ है, और इसको लेवल 1, पहले आप फ्रेशर हो, न्यू सेलर हो, न्यू सेलर के बाद आप लेवल 1 पर हो गए, लेवल 1 के बाद लेवल 2 पर जाओगे, और लेवल 2 के बाद रेटेड सेलर हो जाओगे, ठीक है, जो सबसे हाई लेवल का सेलर होता है। तो इसके बाद 306 रिव्यूज भी हैं, और इसकी क्या कॉस्ट क्या आ रही है जी, ये वाली दे रहा है, ये बेसिक पैकेज है, ये भी चीज़ें देखनी है आपने, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अभी आज के टास्क में हम क्या कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ साइन अप करना है और गिग्स को एनालाइज करना है, यही काम सीख रहे हैं ना, आज का टास्क आपका ये है, और ये टास्क घर में बैठ के करना है, 1-2 घंटे लगाने हैं आपने इस चीज़ पर, क्योंकि अगर ये वाला टास्क नहीं करेंगे, अगर आपके जहन में ये हो कि भाई बस अकाउंट बन जाए और गिग लग जाए बस, तो इसका तो कोई फायदा नहीं होगा।
तरह काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठकर एक गिग लगा भी दूँ, मेरे चैनल पर जाएंगे, प्रीवियस जितनी भी क्लासेज हैं उन सब में एक एक लेक्चर गिग लगने का होगा, तो आप देख लेंगे तो गिग लग जाएगी, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना कि चलना किस तरीके से है, बिजनेस किस तरीके से आ सकता है आपके पास, उस वक्त इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आज के लेसन में ये टास्क करने हैं आपने सारे। अब आप ये देख रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं भाई हमें तो डिस्क्रिप्शन लिखने का नहीं पता, तो इतनी सारी डिस्क्रिप्शन मैं देख रहा हूँ नीचे लिखी हुई आ रही हैं, आप कहते हो इंग्लिश अच्छी नहीं है हमारी, हम क्या कर सकते हैं? अब एक तरीका तो ये है कि अगर तो हम इंग्लिश नहीं लिख सकते तो या तो हमारे पास कोई हमारा फ्रेंड फैमिली पर्सन हो जो अच्छे तरीके से लिख सकता हो, और हम इन सब कंटेंट को अपनी एक फाइल में ले जाएं, गिग्स को जो पर्टिकुलर दिया हुआ ना उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, हम इसको एक फाइल में ले जाएं अपनी में, और उनसे ये कहेंगे भाई इस तरह हमें लिखवाना है,